जय हिंद दोस्तों, मैं राम गोस्वामी अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने संविधान के विदेशी स्रोत स्टार्ट किए थे, जो समय मतलब लंबे वीडियो के चक्कर में हमने इसको दो पार्ट में बांटा है। दो लेक्चर में ये आपको कवर होगा। तो इसके पहले जो अभी हमने संविधान के विदेशी स्रोत पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसमें हमने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे आयरलैंड और जर्मनी देशों को कवर कर लिया था। अब चलिए उसी सिलसिले में हम इसको आगे ले चलते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, अब ये देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उद्देशिका का विचार भी है और प्रस्तावना की भाषा भी है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा, और उद्देशिका का विचार किससे लिया है तो आप लगाइएगा अमेरिका। ठीक है, फिर इसके बाद हमने संयुक्त बैठक, ये वाला प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, संयुक्त बैठक। फिर हमने क्या लिया है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, शक्तियों का विभाजन। फिर हमने लिया है व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये वाला प्रावधान हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको भी ग्रहण किया है, व्यापार की स्वतंत्रता। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो समवर्ती सूची, ये भी हमने कहां से लिया है, समवर्ती सूची, ये भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। फिर केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ये वाली व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गृहीत की है। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, शक्तियों का विभाजन, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध, ये हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, संयुक्त अधिवेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रस्तावना की भाषा क्लियर है कि प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, और उद्देशिका का जो विचार है वो हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। संयुक्त बैठक, जब कभी संसद के दोनों सदनों में किसी मुद्दे को लेकर असहमति हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। ये वाला प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। शक्तियों का विभाजन, आप देखते होंगे कि संविधान की अनुसूची 7 में सूचियों के माध्यम से ये व्यवस्था कर दी गई है कि केंद्र के पास क्या क्या शक्तियां हैं, राज्य के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो शक्तियों के विभाजन का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इंस्पायर है। फिर व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी भारतीय संविधान में हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। देन इसके बाद समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्य को भी होता है। हालांकि अगर दोनों ने एक ही समय पे कानून बना लिया है तो ज्यादा इफेक्टिव कानून किसका समझा जाएगा, केंद्र का। ठीक, और केंद्र राज्य संबंध किस तरीके से होंगे, इसका प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, यदि इनका डिटेल अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई तनाव ना लें, किसी भी तनाव की आवश्यकता नहीं, बस ये समझ लें कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध की परंपरा या प्रावधान कहां से ली है, तो ये याद रहे ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया और केंद्र राज्य सूची ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद हम देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद यदि हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो यहां से हमें दो प्रावधान मुख्य रूप से याद रखना है, एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में है, ये कहां से लिया है हमने,
दक्षिण अफ्रीका से। फिर इसके बाद दूसरा संविधान दूसरा जो हमने लिया है वो कहाँ लिया है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। एक जगह हमने क्या प्रावधान पढ़ा है, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, और वो क्या है, आयरलैंड। यदि राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन आए तो आयरलैंड टिक करना है, और यदि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आता है तो क्या टिक करना है हमको, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका के बाद यदि हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका के बाद रूस से हमने क्या लिया है, रूस। दक्षिण अफ्रीका के बाद हमने रूस से क्या लिया है, तो रूस के दो प्रावधान याद रखना है, एक मूल कर्तव्य, रूस से हमने क्या लिया है, एक मूल कर्तव्य, और दूसरा प्रावधान हमने क्या लिया है रूस से, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। और किस तरह के न्याय की बात कर रहे हैं प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में हम लोगों को सामाजिक न्याय दे रहे हैं, आर्थिक न्याय दे रहे हैं और राजनीतिक न्याय दे रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये हमने कहाँ से लिया है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, तो रूस से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ प्रस्तावना में न्याय का आदर्श भी हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। फिर यदि हम बात करें कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है, फ्रांस से हमने क्या लिया है, ठीक, तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन, रिपब्लिक रूल्स, गणतंत्रात्मक शासन लिया है हमने फ्रांस से। ठीक, और दूसरी चीज यदि हम बात करें तो फ्रांस से दूसरी चीज हमने क्या लिया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, बंधुत्व। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या लिया है हमने, आदर्श। ठीक है, तो ये तीन कंट्री हमारी कौन कौन सी हो गई, एक हो गया दक्षिण अफ्रीका, एक हो गया रूस और एक हो गया फ्रांस। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान आपके सामने लिखे हैं। ठीक, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। ठीक, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। ठीक, प्रस्तावना में यदि हम आदर्श की बात करें तो फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और यदि हम बात करें कि हमने रूस से क्या लिया है तो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, वो भी किस तरीके, कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हमारी रूस से, तो ये तीन कंट्रीज हमारी ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जापान से हमने क्या लिया है, जापान बचा हमारे पास और कनाडा बचा। ठीक है, तो जापान से हमने क्या क्या लिया है, जापान से हमने लिया है विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब यहां भी ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दो अलग अलग प्रावधान है और दो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जापान से हमने क्या लिया है, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और इससे पहले हमने एक और प्रावधान क्या पढ़ा था, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, कनाडा की। अब बात करते हैं कनाडा की। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो विदेशी स्रोत हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, ये किसी भी एक किताब में या किसी भी एक नोट्स में शायद ही मिल पाए, क्योंकि इसके पीछे हमने विभिन्न बहुत सारे सोर्सेस लिए हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक बुक्स लिए हैं। ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वीडियो क्या है, आप देखते हैं और फिर ध्यान रहता है नहीं रहता, इसलिए आप इसको नोट्स फॉर्मेट में जरूर रखिए। ठीक है, तो कनाडा से सबसे पहले हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन, ये लिया है हमने कनाडा से। देन इसके बाद
इसके बाद हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। फिर इसके बाद क्या लिया है हमने, अवशिष्ट सूची का सिद्धांत, अवशिष्ट सूची का सिद्धांत, ये हमने कहां से लिया है, ये भी कनाडा से लिया है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। और फिर राष्ट्रपति के विचार हेतु, राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को राज्यपाल द्वारा, पूरा लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखना, आरक्षित रखना, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी लिया है हमने कनाडा से। ठीक है, फिर अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारी चीज हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, कनाडा से एक और चीज हमने क्या लिया है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार, ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से। ठीक है, तो अब समझिएगा कि ये जितनी भी कंट्रीज थी जिनसे प्रमुख प्रमुख प्रावधान हमने भारतीय संविधान में लिए हैं वो आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद यदि भारतीय संविधान पे किसी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तो वो किस पे पड़ा है, वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935। इस दस्तावेज से लगभग 250 अनुच्छेद हमने या तो ज्यों के त्यों उठा लिए हैं या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके भारतीय संविधान में शामिल कर दिए। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस दस्तावेज का या किसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा, तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब जापान में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, मतलब भारत जैसे देश में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि इस अपराध की इतनी क्या सजा है या ऐसा नियम तोड़ दिया तो यार, ये विधि द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया बना दी गई है, ये जापान से इंस्पायर है। ठीक, अब इस शब्द का आपने पूरे संविधान में यदि कहीं पढ़ा है तो आप बताइए, मैं आप लोग को याद दिलाता हूं। जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 का टाइटल क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ोगे तो लिखता है कि अनुच्छेद 21 राज्य को यह निर्देश देता है कि वो किसी भी नागरिक के प्राण नहीं छीनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जापान से। फिर कनाडा से हमने संघात्मक शासन लिया है। तो संघात्मक शासन में हम जैसे कि पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं कि हम पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, हम अर्ध संघात्मक हैं। संघात्मक शासन की कुछ विशेषताएं क्या हैं, जहां एक केंद्र और कुछ राज्य हो, दोनों की अलग अलग न्यायपालिका हो, दोनों का अलग अलग संविधान हो और दोनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो। तो इसकी कुछ विशेषताएं भारत ने ली हैं, इसलिए भारत को क्या बोलते हैं, अर्ध संघात्मक राज्य। तो संघात्मक शासन हमने कहां से लिया, कनाडा। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र होता है ये, आप क्या होता है ये समझिएगा। वैसे तो हम बोल रहे हैं कि अनुसूची 7 के तहत हमने केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बराबर विभाजन कर दिया है। संघात्मक शासन के तहत भी यही कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है। लेकिन जब कभी आपातकाल की स्थिति आती है तो उस स्थिति में सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो जाता है, केंद्र। वो चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, वो चाहे तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इस स्थिति में सशक्त केंद्र का कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, तो प्रत्येक राज्य में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है ताकि राज्य में शासन व्यवस्था बनी रहे। ये वाला कॉन्सेप्ट कनाडा से लिए है। फिर एक ये थोड़ा सा समझिएगा आप, यदि राज्य विधानमंडल में ने किसी विधेयक को पास कर दिया है और वो कहां जाएगा साइन होने, राज्यपाल।
तो या तो राज्यपाल साइन कर देगा या राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रख सकता है। तो ये वाला प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा से। फिर सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार। यदि आपसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट किसको परामर्श देता है, तो आप लोगों ने कई बार ये पढ़ा है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से विधि संबंधी प्रश्नों पर सलाह मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को विधि संबंधी प्रश्नों पर सलाह देनी पड़ती है। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक, इन पूरे विदेशी स्रोतों में दो चीजें बहुत कंफ्यूज करेंगी, आप बहुत गौर से सुनिएगा। वो दो चीजें क्या हैं? दो प्रावधान, एक विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ली है ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है? जापान से। फिर दूसरा प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का जो प्रावधान है वो हमने लिया है आयरलैंड से, और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान को हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो ये हमारा टॉपिक आज दो पार्ट में कंप्लीट हुआ, जो टॉपिक का नाम था संविधान के विदेशी स्रोत। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।